मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। और देखिए कि ज्ञान बिंदु का हम लोग जो टेस्ट सीरीज देख रहे हैं लोग बिहार पुलिस का, उसमें अभी तक हम लोग 10 तक देख लिए हैं लोग। ये 11वां टेस्ट है। तो चलिए देखा जाए। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा देखिएगा कि मणिसराम में होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, और ये मेघालय में पड़ेगा। तो ये याद रखिएगा। देखिए मणिसराम मेघालय में स्थित खासी पहाड़िया के दक्षिण स्थित में है, जहाँ लगभग औसत वर्षा 1187 सेंटीमीटर होता है। और देखिए भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होता है, जो लद्दाख में है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर होता है। चेरापूंजी में विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती थी, किंतु हाल के वर्षों में चेरापूंजी के पूर्व में स्थित मणिसराम में सर्वाधिक अभिलेख किया गया है, यानी कि यहाँ पे देखा गया है। तो चलिए राइट आंसर बी हो जाएगा एक का। उसके बाद दूसरा का नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया। तो सबसे पहले उद्देशिका की अगर बात किया जाए कि उद्देशिका है क्या, तो उसके बाद देखा जाएगा कि क्या इसमें जोड़ा गया। तो देखिए कि संविधान सभा जब लागू किया गया संविधान बनाने के लिए, तो उसके सामने एक पहला प्रश्न था कि हम लोग का संविधान किस प्रकार का होना चाहिए। तो उसी के लिए देखिएगा कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के सामने एक उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया जाता है, जिसे प्रीलिम्स बोला जाता है और प्रस्तावना के नाम से भी जाना जाता है। और ये बताया जाता है कि हम लोग का जो संविधान होना चाहिए वो इसी प्रकार होना चाहिए, और संविधान का इसे आईना बोला जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। देखिए कि इसमें गणराज्य जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन द्वारा। और देखिए कि 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा परिवर्तन लाया गया संविधान में। देखिए कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द, ये 3 शब्द जोड़ा गया। अच्छा, इसमें है कि कौन सा नहीं जोड़ा गया है, तो गणराज्य शब्द नहीं जोड़ा गया। गणराज्य तो पहले से ही था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, उसी जिस हम बताए हैं वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है, तो आप पढ़ सकते हैं, उसी के बारे में सब बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा का नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं है जीवाणु जनित रोग। तो देखिए कि इन्फ्लुएंजा जो है ये वायरस के कारण होता है, जीवाणु के कारण नहीं होता है। हैजा, क्षय रोग और गिल्टी रोग, ये सब आपका जीवाणु के कारण होता है। और इन्फ्लुएंजा या फ्लू देखिएगा मैक्सो वायरस के कारण होता है। तो ये याद रखिएगा। यह एक संक्रामक रोग है जो व्यक्तियों के थूक आदि के द्वारा वायु के माध्यम से फैलता है। खांसी, बलगम, छींक, ज्वार और सिर दर्द आदि इसके लक्षण हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं। और तपेदिक यानी टीबी के बारे में देखिएगा, तो इसका होने का कारण है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु, तो इसके द्वारा होता है। तो ये याद रखिएगा। और देखिए इस जीवाणु का कोड होता है, जो कि लेप्रेसी जो जीवाणु होता है उसके कारण होता है। तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर। इसमें पूछा जा रहा है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो देखिएगा 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया। इसका 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये याद रखिएगा। उसके पहले देखिएगा कि 21 वर्ष हुआ करता था, यानी 21 वर्ष के बाद ही कोई मतदान दे सकता था। तो ये याद रखिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त ODF घोषित होने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो ये आपका सिक्किम होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे देखा जाए तो सही है, सिक्किम ही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त ODF घोषित होने वाला प्रथम राज्य सिक्किम है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। सिक्किम को खुले में शौच मुक्त 27 मई 2016 में घोषणा किया गया। हिमाचल प्रदेश दूसरा राज्य है जिसे खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। भारत का पहला ODF प्लस जिला वायनाड है, केरल में पड़ेगा। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन देश भर में व्यापक तौर पे आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था। और देखिए केंद्र सरकार 2 अक्टूबर 2019 तक सभी राज्यों को ODF घोषित करने का लक्ष्य रखा था, जिसके तहत 2 अक्टूबर 2019 को भारत के सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के सभी गाँव को ODF घोषित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, छठा नंबर। सुप्रसिद्ध गांधी का निर्देशन किसने किया था, यानी कि गांधी फिल्म का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिचर्ड एटनबरो। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और उसमें देखिए कि गांधी जी का जो कैरेक्टर निभाए थे उसका नाम था वेन किंग्सले। तो ये आप याद रखिएगा। और ये 1982 में आया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और इस फिल्म में देखिएगा ड्रेस डिजाइन हेतु भानु अथैया को ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। तो ये याद रखिएगा। भानु अथैया प्रथम भारतीय ऑस्कर विजेता थी। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्न में से कौन सा अर्धचालक है। तो देखिए कि अर्धचालक कौन सा है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें चालकता
और चालक एवं अचालक दोनों पदार्थ के बीच की होती है। इसमें देखिएगा अर्धचालक कहते हैं, जिसमें देखिए सिलिकॉन आ जाएगा, जर्मेनियम और सेलेनियम आ जाएगा। ताप बढ़ने पर अर्धचालकता की प्रतिरोधकता घटती है तथा चालकता बढ़ती है, और ताप जब घटेगा तो इसका प्रतिरोधकता बढ़ता है और चालकता घटता है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैग्रा वन है? तो इसका राइट आंसर आपका सुंदरवन हो जाएगा। और सुंदरवन देखिएगा ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है और कुछ हिस्सा बांग्लादेश में भी पड़ता है, तो ये याद रखिएगा। और इसका आकार देखिएगा कि त्रिकोण है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। इसमें देखिएगा कि बंगाल टाइगर इसमें पाया जाता है, तो 8 का राइट आंसर आप देखिएगा कि सी हो जाएगा। मैंग्रोव वन तथा उष्णकटिबंधीय वन है। ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय ज्वारीय दलदली क्रीक तटीय रेंगून और पश्च झीलों में मिलती है। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष पाई जाती है, इसी के नाम पे इसके नाम सुंदरवन डेल्टा रखा गया है। और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। विश्व की लगभग 0.15% मैंग्रोव वन भारत में पाई जाती है, और भारत में इसका सर्वाधिक विस्तार ब्रह्मपुत्र डेल्टा पे है, गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा, और वो सुंदरवन डेल्टा के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। वे लोग जो मक्के को मुख्य अनाज में लेते हैं तो उन्हें किस प्रकार का रोग हो जाता है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, पिलेगरा रोग हो जाता है। वे लोग जो मक्के को मुख्य अनाज में लेते हैं उन्हें पिलेगरा रोग हो जाता है। पिलेगरा रोग देखिएगा विटामिन B3 के कमी के कारण होता है। दस्त, डायरिया और डर्मेटाइटिस होना पिलेगरा रोग का लक्षण है। विटामिन देखिएगा कि विटामिन की खोजकर्ता सी फंक के द्वारा 1911 में खोज किया गया था। और विटामिन हमारे शरीर में क्या करता है कि प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है और रोगों से बचाता है। विटामिन ए के बारे में अगर देखें तो इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और इसके कमी से रतौंधी, जीरोथेमिया और त्वचा की कोशिकाओं में परिवर्तन होता है और वृद्धि रुक जा है, केरोटोमैसेनिया ये रोग हो जाता है। देखिएगा इसका मुख्य स्रोत है गाजर, हरी सब्जियाँ, दूध, यकृत, मछली का तेल और मक्खन आदि, दही, ये सब हो जाएगा। विटामिन अगर B1 का बात किया जाए तो इसका रासायनिक नाम आपका थायमिन है। इसके कमी के कारण बेरी रोग, वृद्धि रुकना और भूख और वजन घटना, बदहजमी, ये सब बीमारी हो जाता है। स्रोत देखिए कि अनाज, फलियाँ, सोयाबीन, दूध इसमें प्रमुख है। विटामिन B12 का अगर रासायनिक नाम बात किया जाए तो राइबोफ्लोविन हो जाएगा। इसके कमी के कारण त्वचा का फटना ये आम बात है। और देखिए कि आंखों का लाल होना, जीभ का छाला पड़ना, असमय बुढ़ापा आना और प्रकाश न सहन पाना, ये सब इसका बीमारी है। इसका स्रोत देखिएगा ईस्ट, सोयाबीन, मांस, मछली, अंडे, दूध, ये सब फलियाँ, ये सब आएगा इसके अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है विटामिन B3। इसका रासायनिक नाम है निकोटीमैनाइड या नियासिन है, तो ये याद रखेगा। और इसके कमी से होने वाला रोग पिलेगरा यानी त्वचा का फटना और 4D सिंड्रोम त्वचा रोग, ये सब हो जाता है। मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर इसका मुख्य स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए B5 में देखिए इसका रासायनिक नाम पेंथोलिक अम्ल है, और इसमें देखिए चर्म रोग, लाल बाल, मंदबुद्धि, तनाव आदि इसमें हो जाता है। और अंडे, दूध, मांस और मूंगफली में ये पाया जाता है। विटामिन B6 देखिएगा रासायनिक नाम है फाइरिडोक्सिन, और रक्त क्षीणता यानी एनीमिया हो जाता है, चर्म रोग हो जाता है, पेशीय ऐंठन होता है। इसका स्रोत है दूध, ईस्ट और अनाज और मांस हो जाएगा। B7 का अगर देखिए जाए इसका अगर रासायनिक नाम तो बायोटीन होता है, और इसके रोग जो होता है इसके कमी से चर्म रोग, बालों का झड़ना, लकवा, ये सब मारता है। इसमें देखिए कि मांस, गेहूँ, अंडा, सब्जी और फल के कमी के कारण होता है, इसका मुख्य स्रोत है। विटामिन B11 देखिए इसका रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल, और इसमें रोग होता है इसके कमी से एनीमिया यानी कि खून की कमी और कुठित वृद्धि, मुंह में अल्सर, पेचिश रोग हो जाता है। इसका स्रोत हरी सब्जियां, केला, संतरा, ईस्ट, अंडा, सेम आदि है। विटामिन B12 देखिएगा कि B12 में इसमें देखिएगा साइनोकोबाइलेमिन इसका नाम है, और घातक रोग रक्त क्षीणता यानी एनीमिया हो जाता है। तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी होने का चांस बढ़ जाता है। मांस, अंडा, मछली, अंडा, दूध, आंत के जीवाणु में ये पाया जाता है। इस विटामिन में कोबाल्ट धातु भी पाया जाता है। विटामिन B3C तो जानते ही हैं, ये इसका वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और ये स्कर्वी रोग और मसूड़े से खून आना, अस्थियों, चारों के स्राव, और देखिए कि ये खट्टा फलों में होता है जिसमें आंवला, नींबू के रस, टमाटर और सब्जियां आदि, ये सही है। विटामिन D क्या देखिए कि इसका अगर रासायनिक नाम देखिएगा तो कैल्सीफेरॉल है, और इसके कमी के कारण सूखा रोग यानी रिक्टियस बच्चों में हो जाता है। और बूढ़ों में देखिए कि ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, हड्डी कमजोर होने लगता है। इसका स्रोत है दूध, घी, अंडे, मछली, यकृत तेल और प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश सौर ऊर्जा। अगला देखिएगा कि विटामिन E का बात किया जा रहा है। इसका रासायनिक नाम है आपका टिकोफेरॉल। जनन क्षमता में कमी हो जाता है इसके कमी के कारण,
और पेशियों की कमजोरी हो जाता है। इसका मुख्य स्रोत है मूंगफली का तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी और सोयाबीन। विटामिन के देखिए है कि इसका नाम है फिलोक्लेविनो नाम है इसका, और देखिए इसके कमी के कारण हीमोफीलिया तथा रक्त का थक्का न बनना और कटे स्थान से रक्त का स्राव बहुत होना, ये इसका रोग है। हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन के पाया जाता है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 9 के बाद 10 नंबर। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? तो देखिए कि आपका शुक्र ग्रह हो जाएगा। बुध का भी कोई चंद्रमा नहीं है, तो बुध और शुक्र का दो, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए इसमें थोड़ा सा पढ़ लिया जाए कि यह सूर्य से निकलने वाली दूसरी, थोड़ा सा हम समझा देते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये आपका सूर्य हो गया। अब सूर्य से दूरी के अनुसार हम लोग देखेंगे लोग, तो देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार पहला जो ग्रह आता है ये बुध ग्रह है, और बुध ग्रह से अगर बात किया जाए तो ये सबसे छोटा ग्रह है 8 ग्रह में, और सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, तो ये याद रखेगा। अपने अक्ष पे भी सबसे कम समय में ये घूमता है। सूर्य का चक्कर मात्र ये 88 दिन में लगा लेता है, यानी कि 1 साल यहाँ पे सिर्फ 88 दिन में ही पूरा हो जाता है, तो ये याद रखेगा। उसके बाद देखिए कि इसके बाद जो ग्रह आता है ये आता है बुध के बाद शुक्र आता है, तो सेकेंड नंबर पर शुक्र आता है, और ये पृथ्वी पर से देखे जाने वाला ग्रहों में से एक है, और ये पृथ्वी का बहन, पृथ्वी के भगनी, भोर का तारा, शाम का तारा, इसे बोला जाता है। तीसरा नंबर पर अपना पृथ्वी आता है, और देखिए पृथ्वी से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन है, तो ये याद रखिएगा, और इसे ब्लू ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आपका आएगा मंगल ग्रह। तो देखिए कि मंगल ग्रह से ये क्या पूछेगा कि ये मंगल जो ग्रह है लॉ ऑक्साइड के कारण ये मतलब कि रेड दिखाई देता है, तो ये याद रखिएगा। मंगल ग्रह के बाद बहुत सारा क्षुद्र ग्रह है, छोटा छोटा, और इसके बाद आपका बृहस्पति ग्रह आता है। बृहस्पति ग्रह से क्या पूछेगा, ये 8 ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह है, तो ये आप याद रखेगा। इसके बाद शनि ग्रह आएगा, और शनि ग्रह में देखिएगा कि सबसे घनत्व तो इसी का कम होता है प्रति सेंटीमीटर के हिसाब से, और इसके पास अभी फिलहाल सबसे ज़्यादा उपग्रह है 279। शनि के बाद आपका अरुण आ जाएगा, और अरुण के बाद वरुण आ जाएगा। वरुण सबसे अंतिम ग्रह है, तो ये याद रखिएगा। इन 4 ग्रह को पार्थिव ग्रह बोला जाता है, और इन 4 ग्रह को बाह्य ग्रह बोला जाता है, और इसे आंतरिक ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार यही सब यहाँ पे दिया गया है, तो ये समझ लिया है तो पढ़िए या मत पढ़िए, पढ़िएगा तो यही सब आपको समझ में आएगा कि कौन कितना दिन का होता है। चलिए अब देखिए कि थोड़ा सा ये धुंधला टाइप का है, तो ये किताब में ही ऐसा छपा हुआ आ गया है इसमें, तो इसीलिए अब इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अत्यधिक कम तापमान के सिद्धांत का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 11 का, देखेंगे लोग, तो ये क्रायोजेनिक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए कि सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अत्यधिक कम तापमान के सिद्धांत का अध्ययन क्रायोजेनिक बोला जाता है। क्रायोजेनिक भौतिक की वह शाखा है जिसमें अत्यधिक निम्न ताप उत्पन्न करने और इससे अनुप्रयोग का अध्ययन किया जाता है। थोड़ा सा देखिए कि हाइग्रोमीटर है किसी गैस या वायु की अंदरता के मापन करता है, और थर्मामीटर ये ताप का मात्रक है। थर्मोस्टेट देखिए ताप के विनियमन हेतु होता है, और वाट मीटर देखिए विद्युत शक्ति के मापन हेतु किया जाता है। वोल्ट मीटर 2 बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर का ज्ञात करने के लिए किया जाता है, और टेलीमीटर सुदूर वस्तु से दूरी के मापन हेतु किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को डैश जयंती के उपलक्ष्य में भारत की सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीसी महाबोलिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। 29 जुलाई 2007 से ये मनाना स्टार्ट किया गया, तो ये याद रखेगा। और महाबोलिस मॉडल भारतीय सांख्यिकी पीसी महाबोलिस द्वारा 1953 में विकसित किया गया था, तो ये याद रखेगा। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे लोग 13 नंबर। क्लोरोविक्स यौगिक का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, मलेरिया उपचार में किया जाता है, तो ये याद रखिएगा। मिकुलॉच 1827 ईस्वी में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया गया था इनके द्वारा। मलेरिया रोग का कारण प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जिसका वाहक मादा एनीफेल्जा मच्छर है, तो ये याद रखेगा। यह जानकारी सर्वप्रथम रोनाल्ड रॉस ने दी थी, जिन्हें इस कार्य हेतु 1902 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। मलेरिया रोग में लाल रुधिर जो होता है वो नष्ट हो जाता है तथा रक्त में कमी आ जाती है। इसके उपचार के लिए कुनैन, एलुड्रिन और क्लोरोविन औषधि लेना चाहिए। भारत सरकार ने मलेरिया उन्मूलन लक्ष्य 2030 तक रखा है। यह डेंगू नामक वायरस से फैलने वाली बीमारी है जिसका वाहक मादा एडिस और इजिप्ट मच्छर है। इस रोग में रोग के शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है जिसके कारण आंतरिक रक्त स्राव होने लगता है, यानी कि रक्त की कमी हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अच्छा, मानव रोग यहाँ पे दिया गया है, तो चलिए देखा जाए।
मलेरिया देखिए ये प्रभावित अंग ये तिल्ली और आरबीसी को करता है, रेड ब्लड सेल को। और परजीवी है प्लाज्मोडियम, और वाहक मच्छर है मादा एनाफ्लीज, और लक्षण है ठंड के साथ बुखार लगना। पायरिया देखिए मसूडो में होता है, और एंटी अमीबा जीवी वेलिस के द्वारा होता है। मसूडो से रक्त का स्राव होता है, इसका लक्षण है। सोने की बीमारी मस्तिष्क को ये प्रभावित करता है, और इसका जो परजीवी होता है ट्रिपेनोसोमा होता है, और सीसी मक्खी इसका वाहक ये है। बहुत नींद आने के साथ बुखार रहता है। पेचिस रोग देखिए कि आंत में होता है, और एंट अमीबा हिस्टोलिका इसका परजीवी है। और देखिए कि स्लेमा बुखार के साथ दस्त होता है इसमें। काला ज्वार देखिएगा कि अस्थि मज्जा में इसका प्रभावित देखने को मिलता है। और लिसीमेनिया डोनावली परजीवी है। बालू मक्खी इसका वाहक मच्छर है, और तेज बुखार इसका लक्षण है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे लोग 14 नंबर। कोलंबिया ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलंबस। देखिए कि ये अमेरिका का खोजकर्ता भी है। तो देखिए कि ये पोलास बंदरगाह से अपना महान यात्रा का प्रारंभ करता है। कोलंबस ने पहली यात्रा 3 अगस्त 1492 को स्पेन के पालोस बंदरगाह से शुरू किया था, और स्पेन के राजा रानी समेत हजारों लोग उस दिन एक ऐसे अभियान को हरी झंडी दिखाए थे जो आगे कामयाब हो जाता है, तो आने वाले वर्षों में क्रांति लेके आता है। देखिएगा कि कोलंबस ने 3 जहाज सांता मारिया, नीना और पिंटा के साथ स्पेन से अपने सफ़र की शुरुआत की। कोलंबस ने भारत की खोज के दौरान अमेरिका की खोज किया था, और कोलंबस जेनोवा यानी इटली का रहने वाला था। तो ये याद रखिएगा। कोलंबस को नई दुनिया का खोजकर्ता भी कहा जाता है। तो ये तो सही बात है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ईश्वर का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो देखिए कि विष्णु और देवापांग, और नियंत्रा ये सुजंता, और तनिचर, और ये दिया गया है। तो आपका बी होना चाहिए, देख लिया जाए क्या होगा 15 का। अच्छा ये हो जाएगा, देखिएगा नियंत्रा और सुजनहार इसका मतलब हो जाएगा, इसका पर्यायवाची शब्द है। देखिए कि ईश्वर का पर्यायवाची परमेश्वर, देवता, भगवान, खुदा, जगन्नाथ, जगदीश, सर्वेश्वर, सुजनहार, ये सब इसका पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। SMTP ये होता है, सिंपल मेन ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। तो ये याद रखेगा, इसी का उपयोग किया जाता है ईमेल सेवाओं के पढ़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? तो इसका कारण था दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ। देखिएगा कि यहाँ पे जो खेती हो रहा था, तो जो यहाँ के जो प्रमुख अंग्रेज था लोग, या कहें कि व्यापारी था लोग, तो ये एक विनय पत्र पे सिग्नेचर करा लेता है लोग किसानों के साथ। और 20 बटा अगर किसी के पास 20 कट्ठा खेत है, तो उस पर 3 कट्ठा पे नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था, जिसके कारण वहाँ का खेती बंजर होते जा रहा था, और किसान के लिए ये बहुत बड़ा समस्या होते जा रहा था। उसी क्रम में देखिए कि स्थानीय एक नेता रहते हैं राजकुमार शुक्ल, और वो गांधी जी के पास जाके गांधी जी को यहाँ पे आमंत्रित करते हैं। गांधी जी यहाँ आते हैं और अपना प्रथम सफल यहाँ पे सत्याग्रह आरंभ करते हैं। तो ये याद रखेगा, और इसे 3 कठिया प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखेगा। गांधी जी के साथ देखिए कि राजेंद्र प्रसाद भी इसमें भाग लिए थे। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ किया था? तो साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया गया था। देखिए कि गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगों के न माने जाने पर इरविन को एक पत्र में लिखी थी, मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई। और सविनय अवज्ञा के तहत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक सत्याग्रह की शुरू की, और गांधी जी साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ 240 मील की लंबी यात्रा 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के समुद्री तट पर दांडी नामक ग्राम पहुंचे, और वहां पे दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। एक मुट्ठी नमक उठा के नमक कानून तोड़ते हैं। इसी के साथ देखिए 6 अप्रैल 1930 को दांडी में मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ दिया। तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। और इसके बारे में जो दिया गया है तो उतने एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, एक व्यास समिति पुष्प का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मटर। देखिए कि समिति के में फूल त्रिज्यामिति यानी नियमित अथवा एक व्यास समिति पार्श्विक हो सकते हैं, जबकि फूलों को 2 बराबर भागों में विभक्त किया जा सके तो अब उसे त्रिज्या समिति कहते हैं। जैसे का उदाहरण है सरसों।
सरसों, धतूरा, मिर्च। इसमें देखिए कि सरसों को 2 भागों में किया जा सकता है, लेकिन जब फूल को केवल एक विशेष ऊर्ध्वाधर समतल से 2 समान भागों में विभक्त किया जाए तो उसे एक ब्यास समिति कहा जाता है। इसका उदाहरण है मटर, चना, गुलमोहर और सेम हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। पता पाताल शब्द का उचित विलोम क्या होता है? तो इसका हो जाएगा आकाश हो गया जाएगा पाताल का। विलोम मतलब क्या होता है, उसका उल्टा या विपरीत शब्द, तो ये आप तो जानते ही होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है। ऋतु की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% अधिक है, तो नीतू की सैलरी की ऋतु की सैलरी से कितने प्रतिशत होगा? तो ये आपका होना चाहिए। देखिए 50% अधिक है तो 50 दूनी 100 हो जाएगा, और प्लस माइनस इसमें करना होगा, तो 50 और 50/100, तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो 50 25। तो आपका आंसर जो आएगा यहाँ पे देखा जब बनाया गया होगा तो वैसे ही बनाया गया है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 66.5, तो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बना दिया गया है, और वैसे भी बनाइएगा तो आपका आ जाएगा आंसर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है। जरूरत के नियम को यह भी कहा जाता है, गति का पहला नियम बोला जाता है, न्यूटन के गति का पहला नियम, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये देखिए कि ये गति का पहला नियम से हम लोग का बल का नियम मिलता है। ये नियम बताता है 2 तरीका से। एक देखिए, दुनिया में 2 वस्तु है, एक आपका स्थिर है और एक गति में है। तो ये बताता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर में है तो वो तब तक स्थिर में रहेगा जब तक कि बाहरी उस पर कोई बल ना लगाया जाए, तब कोई स्थिर में ही रहेगा। और दूसरा का बोल रहा है कि अगर कोई वस्तु गति में है तो वो तब तक गति में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। तो ये नियम मिलता है, और इसी को जरूरतों का नियम भी बोला जाता है। तो ये आप याद रखेगा, इसी के बारे में ये सब दिया गया होगा। गैलीलियो, जरूरतों का नियम गैलीलियो के द्वारा दिया गया था, तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिए, देखिए इसका उदाहरण भी दिया गया होगा कि गेंद जब कैच पकड़ते हैं लोग तो पीछे की तरफ क्यों लेते हैं लोग, तो वो भी बल के उदाहरण ही है। नाव पर से फांदते हैं लोग तो नाव उल्टा क्यों जाता है, या जब अचानक गाड़ी चलने लगे तो हम लोग पीछे की तरफ क्यों ढकले जाते हैं, तो ये सब आपका जरूरतों का नियम है। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मानस जो है ये असम में है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ये टाइगर रिजर्व 1973 में स्थापित किया गया था। और देखिए कैलाश श्रृंखला जो टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, मानस टाइगर रिजर्व को 1985 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में घोषित किया गया है। यह बाघ और बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इसका नाम मानस नदी के नाम पर पड़ा है, जो ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। देखिए कि नामेरी, काजीरंगा और ओरंग टाइगर रिजर्व असम में है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। पाराकुलम टाइगर रिजर्व केरल में है। परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पे टाइगर रिजर्व दिया गया है, तो एक नज़र देख लीजिए। मुदुमलाई अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। बांदीपुर आपका कर्नाटक में पड़ेगा। पेंच आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा, और एक जो पेंच है ये मध्य प्रदेश में भी है। सतपुरा कान्हा पन्ना टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है। दुधवा आप देखिए कि उत्तर बिहार में है, बिहार में से उत्तर प्रदेश में। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपका बिहार में है। बिहार में एक और टाइगर रिजर्व बनाया गया है नया पे, आप कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवीय रोग का उदाहरण किसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सिफिलिस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। कोई भी रोग या संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचालित होते हैं उन्हें सामूहिक तौर पर यौन संचालित रोग या रति जो या अथवा जनन मार्ग संक्रमण कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। सुजाक यानी गेनोरिया रोग इससे संबंधित है। फिसिलिस और जनिक, देखिए कि ये सब रोग हैं जिसमें कमेडिया आ जाएगा, लैंगिक मस्ते आ जाएंगे, ये सब आपका है, और ये घातक रोग है। एड्स भी इसी के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 का थीम क्या है? तो ये तो 2022 का हम लोग पढ़ के क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा एंथ्रेक्स के बारे में पढ़ लिया जाए। ये भी एक बीमारी है। यह एक जानलेवा संक्रमण रोग है जो बेलिसिस एंथ्रासिस जीवाणु के कारण होता है। यह मानव के साथ साथ जानवरों जैसे घोड़े, गायों, बकरियों और भेड़ों को भी प्रभावित कर सकता है। एंथ्रेक्स जीवाणु का प्रयोग कई देशों द्वारा जैव आतंकवाद के रूप में किया जाता है, तो ये खतरनाक बीमारी है। चलिए इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखें। अच्छा, WTO का मुख्यालय जेनेवा में है, ये तो आप जानते ही होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग डैश के द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इरेस्टोनिडिस के द्वारा किया गया था, तो ये आप याद रखेगा। और इसी के बारे में इसमें बताया गया है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें एग्जाम के तहत कोई ऐसा नहीं है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है यह है, ये क्या है?
तो देखिए कि बिहार में सबसे ज़्यादा लीची होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लगभग भारत में 70% लीची बिहार में ही होता है, तो ये याद रखेगा। और बिहार से संबंधित देखिए कि बिहार को जीआई टैग मिला है, तो सुजनी कढ़ाई को मिला है, कतरनी चावल को मिला है, शाही लीची को मिला है, मिथिला मखाना को मिला है, भागलपुरी जर्दालू आम को मिला है, मगही पान को मिला है, सिरवा खाजा को मिला है और मिर्चा चावल को मिला है। तो ये सभी याद रखेगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। और देखिएगा इसके बारे में अगर थोड़ा सा देखा जाए तो देखिए कि 29 मार्च 1857 को चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग का विरोध 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने किया था तथा विद्रोह की शुरुआत कर दी। उसने सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बार्ग और मेजर सार्जेंट की गोली मारकर हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को सैन्य अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दिया गया। 1857 के प्रथम शहीद यही माने जाते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बैरकपुर कॉमरेड ऑफिसर हैरिस था, तो ये याद रखेगा। देखिए कि 1857 का क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ में कंपनी के भारतीय सिपाहियों द्वारा शुरू हुआ, जो धीरे धीरे बरेली, झांसी, अवध स्थानों तक फैला और इसकी शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, परंतु कालांतर में इनका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह बन गया। तो देखिए कि 1857 का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी था। अगला क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शाख का औपचारिक स्रोत है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, सहकारी समिति हो जाएगा। तो ये याद रखेगा। चलिए 30 के बाद 31 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण कोहरे से न्यूनतम परिकरण होता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लाल वर्ण हो जाएगा, यानी रंग। और ये सबसे कम देखिए कि न्यूनतम परिकरण करता है। परिकरण मतलब कि फैल जाना। देखिए किसी संचरण माध्यम में अन्य पदार्थ के कण की उपस्थिति हो तो इन कणों से टकराकर प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। यह घटना प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। प्रकाश का परिकरण तरंग दैर्घ्य का निर्भर करता है। किसी प्रकाश के लिए परिकरण की मात्रा उसके तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रम में अनुपाती होता है। इसका सूत्र भी यहाँ पे दिया गया है। जिस रंग के प्रकाश तरंग दैर्घ्य कम होता है उसका परिकरण अधिक होगा, और जबकि जिसका तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का परिकरण कम होगा। तो देखिएगा कि लाल रंग के प्रकाश तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, अतः इसका परिकरण सबसे कम होता है। तो इसीलिए देखिएगा कि कहीं भी खतरा का सूचक लाल रंग को ही लगाया जाता है, क्योंकि वो दूर से भी दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, 50 मील्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 50 मील्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर। देखिए ये कॉपी में जो किताब है उसी में ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, यानी डबल प्रिंटिंग हो गया है, तो थोड़ा सा आपको धुंधला दिखाई देता होगा, लेकिन साफ है, उतना भी धुंधला नहीं है। देखिएगा कि 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? तो देखिए कि इसका राइट आंसर होना चाहिए हाइड्रोमीटर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, हाइड्रोमीटर ही होगा। डिस्कोमीटर में देखिए यह द्रव की संयंत्रता ज्ञात करता है, और बैरोमीटर देखिएगा ये वायु दाब नापता है, और स्टेगलोमीटर देखिएगा कि एक कांच का उपकरण है जो किसी तरल पदार्थ की सतह के तनाव को मापता है। इसका उपयोग अक्सर एल्कोहलिक सांद्रता निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर जानते ही हैं, पहिए वाला गाड़ी द्वारा चली गई जितना दूरी रहता है उसके मापने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर यह गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण है जो ट्रक का कार ये सब वाहनों में लगा रहता है। पायरोमीटर देखिए कि दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और सिस्मोग्राफ देखिए कि भूकंप का पता लगाने के लिए। और सेक्टोमीटर देखिए कि ये ऊंचाई आदि मापने में काम आता है। टेलीस्कोप इससे के सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जाता है। थर्मोस्टेट देखिए किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अमीटर इसका विद्युत धारा के मापने के लिए किया जाता है। और फैदोमीटर देखिएगा कि यह यंत्र समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। और गाइरोस्कोप इस यंत्र से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात की जाती है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर है और इसमें आपको भरना है। तो देखिएगा पैसेंजर डैश टू स्मोक इन द ट्रेन। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पैसेंजर आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन 34 के बाद 35 नंबर, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और देखिए समस्थानिक का मतलब क्या होगा, इसका इंग्लिश आइसोटॉप है। एक ही तत्व के वो परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है तो उसमें समस्थानिक बोला जाता है। यानी कि उनका स्थान जो परमाणु संख्या ये स्थान ही दर्शाता है, तो समस्थानिक इसीलिए बोला जाता है। और देखिए कि इसके बाद संभारित भी दिया होगा, संभारित।
तो देखिए कि यूरेनियम के एक समस्थानिक का, अच्छा संभावित नहीं दिया गया है, संभावित यहाँ पे दिया गया है। समस्थानिकों का अनुप्रयोग देखिए कि यूरेनियम की एक समस्थानिक का प्रयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 16 का उपयोग किया जाता है। घेंगा रोग में आयोडीन 71 का उपयोग किया जाता है। और इसके बाद देखिए संभावित, तो इसे बोला जाता है भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या समान हो किंतु परमाणु संख्या अलग अलग हो, तो इन्हें संभावित बोला जाता है। ये उदाहरण में नाइट्रोजन देख लीजिए और कार्बन देख लीजिए, ये दोनों संभावित हैं। देखिए कि इनका जो ये है परमाणु संख्या, ये दोनों 14-14 हैं। सम न्यूट्रॉन देखिए कि भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न भिन्न होता है, उनमें उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, इन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, देखिए कि इसमें से घटाइएगा 14 में से, तो इसका न्यूट्रॉन संख्या निकल जाएगा। तो 14 में से 8 घटाएंगे लोग, सॉरी 6 घटाएंगे लोग तो 8 न्यूट्रॉन, और यहाँ पे 15 में से 7 घटाएंगे लोग तो 8 न्यूट्रॉन हो जाएगा, तो इसे सम न्यूट्रॉनिक बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, गांधी सागर बांध किस नदी पे स्थित है? तो 36 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ये चंबल नदी पे है। और देखिए कि बहुउद्देशीय परियोजना को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया है, तो ये याद रखिएगा। और परियोजना यहाँ पे दिया गया है, तो देखा जाए एक नज़र में, नक्ता झाकरी परियोजना ये सतलज नदी पे है और हिमाचल प्रदेश इससे लाभान्वित राज्य है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान इससे लाभ प्राप्त करता है लोग। साबरमती परियोजना साबरमती नदी पे है, गुजरात लाभ होता है। इंदिरा गांधी सागर परियोजना नर्मदा नदी पे है, मध्य प्रदेश लाभान्वित होता है। दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पे है और जम्मू कश्मीर इससे लाभ प्राप्त करता है। पूर्व परियोजना देखिएगा ब्यास नदी पे है, हिमाचल प्रदेश लाभान्वित होता है। गंडक परियोजना गंडक नदी पे है, उत्तर प्रदेश और बिहार लाभ प्राप्त करता है लोग। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है और जम्मू कश्मीर इससे लाभान्वित होता है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पे है, उत्तर प्रदेश इससे लाभ प्राप्त करता है। चलिए आगे देखा जाए, बगिहार परियोजना चेनाब नदी पे है और जम्मू कश्मीर इससे लाभ प्राप्त करता है। तिलैया परियोजना देखिएगा कि ये बाराकर नदी पे है और झारखंड इससे लाभ प्राप्त करेगा। बांध सागर परियोजना सोन नदी पे है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इससे लाभान्वित होता है लोग। पूंचपाद परियोजना गोदावरी नदी पे है, तेलंगाना लाभान्वित होता है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्ण नदी पे है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना लाभ प्राप्त करता है लोग। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पे है, गुजरात इससे प्रभावित है। अगला देखिए कि मेटूर परियोजना कावेरी नदी पे है, तमिलनाडु इससे लाभान्वित होता है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पे है, उत्तराखंड लाभान्वित होता है। हिटकल परियोजना देखिए कि घाट प्रभा नदी पे है, कर्नाटक इससे लाभ प्राप्त करता है। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पे है, ओडिशा इससे लाभ प्राप्त करेगा। माता टीला बांध बेतवा नदी पे है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश लाभ प्राप्त करता है लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, कीटों द्वारा परागण क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एंटोमोफिलिन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। और देखिएगा कि परागकणों की 2 श्रेणियां होती है, एक रीढ़ी रहित परागकण, एक रीढ़दार परागकण। इसमें मधुमक्खियाँ, कीटों, मक्खी, तितलियाँ ये परागकण को ले जाता है लोग, और बंदरों, पेड़ों के गिलहरी और पक्षी द्वारा ये कराया जाता है, तो ये रीढ़दार परागकण हो जाता है, जिसमें रीढ़ होता है जिस पशु में। परागकण प्रक्रिया और परागण माध्यम देखिएगा, इसमें परागकण प्रक्रिया में जल पराग, पक्षी पराग, जंतु पराग, चमगादड़, वायु हो जाएगा। और इसमें परागण में देखिएगा हाइड्रोफिलिया, आर्थोनोफिलिया, जूफिया, चिरोडोफिलिया और एनोफिलिया ये हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या होता है? तो कैल्शियम का परमाणु संख्या आपका 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। वह मूलभूत संख्या जो उस परमाणु के नाभिक से प्राप्त प्रोटॉनों की संख्या को बताती है, तो परमाणु संख्या बोला जाता है, तो ये याद रखेगा। चलिए 38 के बाद हम लोग को 39 नंबर क्वेश्चन देखना है। इसमें दिया गया है 3, 5, 9 और 13 के अनुपात में है, यानी एक चतुर्भुज है और इसका कोण ये दिया गया है, तो उस चतुर्भुज के सभी कोण बताना है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इसका दिखा दिया गया है बना के, तो आप बना लीजिए और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, जब देखिएगा कि खाद्य श्रृंखला का पोषक स्तर का निर्मित होता है, तो ये उत्पादक द्वारा निर्मित होता है। तो सबसे पहले उत्पादक होगा जिसमें घास आ जाएगा, उसके बाद टीडा आएगा, प्राथमिक उद्भक्ता, जो हम लोग सूगा होगा ये सब बोलते हैं, छोटा छोटा कीड़ा रहता है लोग, और उन कीड़ा को खाने के लिए मेढक आ जाता है और मेढक को खाने के लिए बाज। ये प्रथम पोषी स्तर है जिसे उत्पादक बोला जाता है, और द्वितीय पोषक स्तर को प्रथम उपभोक्ता बोला जाता है, और तृतीय को द्वितीय उपभोक्ता और चतुर्थ को तृतीय उपभोक्ता बोला जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एलिमिनेशन का उदाहरण है? तो ये आपका दूध हो जाएगा।
जो दो तरल पदार्थों के मिलन से बनता है तो उसे इल्मेशन बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, यहाँ पे इल्मेशन का थोड़ा सा ये दिया गया है उदाहरण, तो हम लोग देख लेंगे कि किसमें क्या क्या होता है। तो देखिएगा कि द्रव एरोसोल ये गैस और द्रव का ये मिलने से बनता है। इसका उदाहरण है कोहरा, धुंध, बादल, स्मॉग, धुआं और कोहरा, ये सब हो जाएगा। ठोस एरोसोल में देखिएगा कि गैस और ठोस होता है, धुआं और वाहनों का धुआं हो जाएगा। पायस में देखिएगा कि द्रव द्रव में मिलता है, तो तेल का पानी में क्लोराइड और दूध इसका उदाहरण हो जाएगा। ठोस सोल देखिएगा कि ठोस और ठोस मिल के बनाता है लोग, रंगीन कीमती पत्थर इसका उदाहरण हो जाएगा। और सॉल देखिएगा कि द्रव और ठोस मिल के बनाता है लोग, मैग्नीशियम, मिल्क और कीचड़ हो सकता है। जेल या जेली दोनों मिल के बनाएगा लोग, तो ये ठोस ठोस हो जाएगा, ठोस और द्रव सॉरी। जेली, पनीर, मक्खन इसका उदाहरण है। ठोस और फेन, ठोस और गैस मिल के बनाता है लोग, इसमें झावा पत्थर, रबर फोम और स्पंज हो सकता है। झाग या फेन ये द्रव और गैस मिल के बनाता है, साबुन के झाग, सेवी क्रीम इसका उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 14 नवंबर को मनाया जाता है। और देखिए कि मधुमेह रोग होने का प्रमुख कारण क्या है, तो इंसुलिन की कमी के कारण होता है। देखिए 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 फरवरी को प्रवासी दिवस और 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर मनाया जाता है अंत्योदय दिवस। तो ये याद रखेगा। थोड़ा सा यहाँ पे धुंधला आ गया है, तो 2-3 क्वेश्चन ही हैं, तो इसीलिए इसे हम पढ़ के बता रहे हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पंडगड़िया हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 43 का। नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा अगर देखा जाए तो हम आपको बता रहे हैं। चलिए देखिए, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष सुमन बेरी हैं, तो ये याद रखेगा। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और इसका फुल फॉर्म देखिएगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। यह भारत सरकार का एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। भारत सरकार ने अपने सुधार एजेंटों को ध्यान में रखते हुए 1950 में स्थापित योजना आयोग को स्थगित कर दिया, यानी कि उसका गठन किया गया था, उसे समाप्त करके नीति आयोग गठन किया गया। तो ये याद रखेगा। और चलिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर है, क्योंकि इसमें करंट अफेयर का क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, तो वहाँ पे देखा जाएगा नीति आयोग के बारे में विस्तार से। अगला क्वेश्चन है गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता कौन है, तो इसका राइट आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। और ये 2020 का है, तो ये छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एटीपी के अंततः फास्फोरस संलग्न बंध के खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित होती है, यानी निकलता है, तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 30.5 मोल के तुल्य के ऊर्जा विमोचित होता है, यानी निकलता है, तो ये याद रखेगा। और इसके बारे में विस्तार में पढ़ना है, तो यहाँ पे आपको समझ में भी नहीं आएगा अगर हम ऐसे बता रहे हैं, तो जब तक अगर इसको अच्छा से नहीं बताया जाए। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है, तो ये कहाँ पे निर्मित होता है, तो मस्तिष्क और मेरु रज्जु द्वारा ये निर्मित होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और देखिए कि अगर इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए तो मानव तंत्रिका तंत्र 2 भागों में विभाजित होता है। एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, एक परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है। देखिएगा कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु सम्मिलित है, जहां सूचनाओं का संसाधन और नियंत्रण होता है, और ये मस्तिष्क में होता है। और देखिए मस्तिष्क और परिधीय तंत्रिका तंत्र सभी तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती है। परिधनीय तंत्रिका तो 2 प्रकार का होता है, एक संवेदी और अभिवाही, और एक चलक और प्रेरक अभिवाही होता है, तो ये याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बारे में विस्तार से बायोलॉजी में पढ़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, थुंगल समिति। बाकी ये तीनों देखिएगा चुनाव से संबंधित है। थुंगल समिति देखिए कि ये आपका हो जाएगा एक उप समिति है। थुंगल की अध्यक्षता राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के लिए बनाया गया था 1988 में, तो ये याद रखेगा। चलिए अगला 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है INS से विराट हाल ही में खबरों में था, वह एक है, तो वह एक आपका क्या है, तो विमान वाहक पोत है, समुद्र में रहता है और इस पर विमान रखा जा सकता है, यहाँ से विमान छोड़ा जा सकता है। देखिए कि INS विराट को 12 मई 1987 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था, तो ये याद रखेगा। INS विराट को अधिक समय तक दुनिया के में सबसे पुराना सेवारत विमान वाहक पोत का गौरव प्राप्त है। इसे ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है। INS विराट भारतीय नौसेना में शामिल होने के बाद इस प्रतिष्ठित युद्धपोत ने ऑपरेशन जुपिटर, ऑपरेशन पराक्रम
और ऑपरेशन विजय में प्रमुख भूमिका निभाई। INA से विराट को 2017 में सेवा मुक्त कर दिया गया। तो ये याद रखिएगा। काल बैसाखी चलती है, तो देखिए कि ये आपका पश्चिम बंगाल में चलता है काल बैसाखी। थोड़ा सा इसके बारे में देखा जाए, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है। ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में बैसाख के महीने में शाम में होने वाली भयंकर विनाशकारी वर्षा युक्त ये पवनें होती है, और इसकी प्रमुख ख्याति प्रकृति का अंदाज इसके स्थानीय नाम काल बैसाखी से लगाया जा सकता है, जिसका अर्थ होता है बैसाख के महीने में आने वाली तबाही। यह चाय, पटसन और चावल के लिए बहुत ज़्यादा ये लाभदायक होती है, तो ये याद रखेगा। असम में इन तूफानों को बोडो चिला बोला जाता है, तो ये इसका असम का स्थानीय नाम है। इस तूफान का वर्ष का विभिन्न भागों में अलग अलग नाम रहता है। बंगाल में काल बैसाखी, केरल में आम्र वर्षा बोला जाता है, क्योंकि इसके बाद आम पकना स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे। कर्नाटक में कॉफ़ी वर्षा या चेरी ब्लॉसम बोला जाता है, कॉफ़ी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूर्वी भारत में नार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर। कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे अनुवांशिक रूप से समान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए। कायिक परिवर्धन यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, जिसमें पौधे के जड़, तना, पत्तियां, कली जैसे कायिक भागों से नरम पौधे की उत्पत्ति होती है, और कायिक भागों द्वारा जनन होने के कारण इसे कायिक परिवर्धन कहा जाता है। और देखिए तने द्वारा, इनमें तने के सभी भागों जैसे कि भूमिगत तने, अदरक, लहसुन आदि को प्राप्त किया जाता है। अर्धवायवीय तने से दूब घास, पुदीना, गुलदाउद तथा वायवीय तने प्राप्त होता है। अमरवेल और मनी प्लांट, कोको, अंगूर, मौसमी चमेली, ये सब इससे प्राप्त होता है। पत्ती से देखिए है कि पत्ती के किनारे कलिकाएं होती है, जिसमें से नए पादप का जन्म होता है, जिसमें देखिए ब्रायोफिलम और बिग्नोया ये जनजाति का पौधा होता है। जड़ से देखिए कि ऐसे पौधे जो जड़ें भोजन इकट्ठा कर फूल जाती है तथा सुव्यवस्था चली जाती है, उन लगी उपस्थित कलियाँ अगले जनन काल में नए पौधे को जन्म देती है, जैसे सरकंद हो जाएगा, डहेलिया और सत्तावार हो जाएगा। लैंगिक जनन में देखिए कि लैंगिक जनन में बीजों से नए उत्पादन उत्पन्न होते हैं, जिसमें पुलकेसर नर जनन अंग और स्त्री केसर मादा जनन अंग होता है, तो ये याद रखिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CR दास। तो देखिए कि 1923 में CR दास के द्वारा इसका गठन किया गया था। 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन उपयोग करना है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ही हैज़ बीन द वेटिंग हर सिंस 6 o'clock। तो जहाँ पे आपका समय का आता है वहाँ सिंस लगता है, तो ये तो आप जानते ही होंगे। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा मनेरा समूह हो जाएगा। मनेरा समूह में देखिए कि ये एक कोशिकीय पैक्रियोटिक जीव का समूह है, अर्थात इसमें न तो संगठित केंद्रक होता है न ही विकसित कोशिकांग होता है। इनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। इनमें सब कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कुछ में नहीं। पोषक के स्तर ये स्वपोषी, रासायनिक संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण अथवा विषमपोषी, जिसमें मृतजीवी और परजीवी दोनों शामिल हैं। उदाहरण के लिए जीवाणु, नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा इसमें आ जाएगा। चलिए अगला इसमें देखेंगे लोग कि प्रोटिस्टा क्या होता है। तो ये देखिए इसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं, हालांकि कभी कभी ये बहुकोशिकीय भी होते हैं। देखिए कि केल्प और समुद्री घास इसके अंतर्गत आ जाएगा। प्रोटिस्टा जगत जंतु एवं कवक जगत के बीच की कड़ी है। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सिलिया, फ्लेजा और नामक संरचना भी पाया जाता है। कुछ कोशिका भित्ति पाई जाती है, इनमें केंद्रिका झिल्ली पाई जाती है तथा ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं। उदाहरण के लिए एक कोशिकीय शैवाल, डायटम और प्रोटोजोआ, यूगिला, क्लोरेना, अमीबा, ये सब हो जाएगा। देखिए कि ये डायटम है, तो कोई आदमी डूब के मरता है तो डायटम के द्वारा पता लगाया जाता है। कवक के बारे में जानते ही हैं, कवक के बारे में विस्तार से पढ़ा जाएगा और वही डायटम के बारे में यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर है। किस संगठन में मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भारतीय रेलवे। तो देखिए कि CRPF के द्वारा महिला सुरक्षा के लिए ये चलाया गया था, तो ये याद रखेगा। और ये उस समय का करंट अफेयर है, तो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे लोग 55 नंबर। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 243। ऑप्शन नंबर ए सही है। अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 तथा न्यूनतम 60 होनी चाहिए। अपवाद गोवा में 40 है और सिक्किम में 32 है। सर्वाधिक विधानसभा देखिए कि 403 यूपी का है, जो और विधान परिषद 100 है उत्तर प्रदेश का, तो ये याद रखेगा। विधानसभा 5 वर्षों के लिए होता है और विधान परिषद 6 वर्षों के लिए होता है।
तो ये आप याद रखिएगा। और न्यूनतम आयु का बात किया जाए तो विधानसभा में 25 वर्ष और विधान परिषद में देखिएगा कि 30 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, इसमें दिया गया है चूज द करेक्ट साइनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो स्ट्रॉन्ग का क्या हो जाएगा, तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्टुअर्डिटी हो जाता है, तो ये याद रखिएगा, इसका मतलब मजबूती होता है। इसके बाद देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है फसलें जिसने हम शीत ऋतु में उगाते हैं और नवंबर से अप्रैल में ये होता है, तो इस फसल को क्या बोला जाता है, तो रबी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इसमें गेहूँ आ जाएगा आपका प्रमुख फसल। देखिए कि फसल 3 प्रकार का होता है, एक आपका खरीफ होता है और एक आपका रबी और एक आपका जायद होता है। तो खरीफ के फसल देखिए कि जून से सितंबर में इसका ये होता है। चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर ये इसमें आ जाएगा। और वहीं पे देखिएगा कि दक्षिण राज्य में चावल, मक्का, रागी और ज्वार, मूंगफली आता है। रबी फसल अक्टूबर से मार्च के बीच में, यानी अक्टूबर में बोया जाता है, मार्च में काटा जाता है। गेहूँ, चना, तोरई, सरसों, जौ, मटर, मरकट आ जाएगा। और दक्षिण भारत में देखिएगा कि चावल, मक्का, रागी, मूंगफली प्रमुख फसल है। जायद देखिए 2 माह का होता है, 2-3 माह का, तो अप्रैल से जून के में बोया जाता है और उसी में काट लिया जाता है। वनस्पति सब्जियाँ आ जाएगा, फल, चारा ये सब आ जाएगा। इस पर दक्षिण भारत में देखिएगा कि चावल, सब्जियाँ, चारा ये सब आता है। खीरा, ककड़ी ये सब इसी में आ जाएगा, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 58 नंबर कि कौन सा सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए कि सोलर सेल एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर दिया जाता है और उसके बाद उसका उपयोग किया जाता है। उच्च लागत और कम दक्षता होने पर भी सौर सेलों का उपयोग बहुत से वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। मानव निर्मित उपग्रहों, अंतरिक्ष अन्वेषण युक्तियों जैसे मार्स ऑर्बिटर सौर सेलों का उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। रेडियो अथवा बेतार संचार तंत्रों, सुदूर क्षेत्र जैसे टीवी रिले केंद्रों में सौर सेल पैनल उपयोग किया जाता है। देखिए ट्रैफिक सिग्नल परिकल्पना और बहुत से खिलौनों में भी सौर सेल का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन का उपयोग देखिए कि कार्बोड्रम के निर्माण में इसकी सहायता से लोहे को अम्लीय रोधी बनाया जाता है। विभिन्न मिश्र धातुओं में इसका निर्माण के रूप में किया जाता है। कांच, सीमेंट उद्योग में सिलिका के रूप में किया जाता है। विशुद्ध सिलिकॉन का अति चालकता में उपयोग होता है। अर्धचालक के गुण होने के कारण इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक के बहुत से टूल्स में किया जाता है। इससे कंप्यूटर के चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बनाया जाता है। तो ये सब आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, गांधी जी के अनुसार भारत में या भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का श्रेय क्या होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चरित्र निर्माण होना चाहिए। यानी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो चरित्र का निर्माण होना चाहिए, गांधी जी के द्वारा बताया गया, तो ये याद रखिएगा। और देखिएगा कि अगला क्वेश्चन इसी के बारे में वो पूरा अच्छी तरीके से डिफाइन है। 60 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा जस्टिन उदय उमेश ललित। तो उदय उमेश ललित ये हो जाएंगे, तो ये याद रखेगा। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं और ये इस साल देखिएगा कि इनके स्थान पे ये आ जाएंगे। चलिए इस न्यायालय के बारे में पिछले क्लास में बहुत अच्छा तरीके से हम लोग ब्रीफ किए थे लोग, तो इसीलिए छोड़ दिया जाए। ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। O3 इसका सूत्र होता है, यानी कि 3 परमाणुओं से ये बना होता है, तो ये याद रखेगा। ओजोन गैस के बारे में भी हम लोग डिटेल में देखे हैं, आगे देखा जाएगा अगर ये होगा तो। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन। तो यहाँ पे दिया गया है द डिसीजन वाज टेकन बाई मी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आई टूक द डिसीजन, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें फिल करना है, तो सी कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेज एट द प्रेजेंट, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, कैन हो जाएगा, यानी कि वह बोल सकती है, ये इसका हिंदी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है का सदस्य नहीं है, तो क्वाड में देखिएगा कि भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। इसमें आपका देखिएगा कि रूस नहीं होगा, तो राइट आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन 64 के बाद 65 नंबर, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो आपका CH4 हो जाएगा, मीथेन गैस, तो ये याद रखेगा। 65 के बाद 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है पंडित चंद्रनाथ मिश्र
अमर डैश के संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा साहित्य से। देखिए कि ये 2021 का करंट अफेयर है, तो यहाँ पे नहीं पढ़ा जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में स्वयं की 2 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में वह 8 गुना हो जाएगी? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 18 वर्षों में। यहाँ पे बना दिया गया है, देख लीजिए, 2 मीटर से बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों में साधारणतः होती है, तो क्या होता है? तो ये आपको बताना है। तो देखिएगा इसमें कि आपका हो जाएगा राइट आंसर बी हो जाएगा, लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएँ होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए ब्रीफ किया गया है। वनस्पति तेल असंतृप्त वसा अम्लों के उदाहरण है, तो ये हो जाएगा। वसा अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। असंतृप्त वसा अम्ल मछली के तेल और वनस्पति तेलों में मिलते हैं। नारियल का तेल, ताड़ का तेल संतृप्त तेल के उदाहरण है। वनस्पति तेल एक असंतृप्त कार्बोहाइड्रेट है जहाँ पे निकेल उत्प्रेरण की उपस्थिति में हाइड्रोजन मिलाया जाता है। यह कृत्रिम घी तथा सतह संतृप्त वसा देता है। इस प्रक्रिया को तेल का हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है, तो ये याद रखेगा। और ये देख लीजिए यहाँ पे वनस्पति तेल वसा के मध्य अंतर यह है कि वनस्पति तेल तरल होता है, जबकि संतृप्त तेल कमरे के तापमान पे ठोस अर्ध ठोस में रह सकता है, तो ये आप याद रखिए। 69 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा भारत में। ये याद मत रखिएगा क्योंकि करंट अफेयर में चाइना का होने वाला है, तो वो आप पढ़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, सबरीमाला मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये केरल में है, ऑप्शन नंबर राइट सी हो जाएगा। देखिए सबरीमाला जो ये पे यहाँ पे सिर्फ पुरुषों को एंट्री दिया जाता है, इसी के कारण यहाँ पे थोड़ा सा हमेशा विवाद बना रहता है। और ये विष्णु और शिव का ये मंदिर है, तो ये भी याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, 2 वृत्तों का क्षेत्रफल अनुपात 4:9 दिया गया है, तो उनकी परिधि का अनुपात क्या हो जाएगा? तो देखिए परिधि का अनुपात 2 और 3 हो जाएगा, इसे काटिएगा तो 2 और 3 ही आएगा, तो देखिए कि ऑप्शन नंबर सी सही है। और यहाँ पे बना भी दिया गया है, तो ये देख लीजिए। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को एटीपी में किस कोशिकांग में बदला जाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, हरित लवक में बदला जाता है। तो देखिएगा कि हरित लवक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपनी पर्णहरित की सहायता से प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण करता है। एटीपी यानी एनोडिसिस ट्रांसफरसेस का कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण ऊर्जा अणु है जो अपने फास्फेट समूहों को जारी करके कोशिकाओं में ऊर्जा स्थानांतरित करने के लिए एटीपी ट्रांसफेट यानी एंजाइमों के साथ काम करता है। हरे पौधे में देखिएगा कि क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न कराता है। सूर्य के प्रकाश का विकिरण ऊर्जा को कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करके भोज्य पदार्थ में संचित कर देता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है, तो ये याद रखेगा। अप्रकाशित अभिक्रिया स्टोमा में संपन्न होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्रोमोप्लास्ट देखिए कि नारंगी, पीले और लाल रंग के होते हैं। ये पौधे के रंग भाग जैसे पुष्प, फल, बीज में पाए जाते हैं। इनके कारण पुष्प का रंग चमकीला और कीट परागण में सहायता होता है। वर्निक फ्लावर के बारे में अगर थोड़ा सा देखिएगा तो देखिए कि टमाटर में लाइकोपिन के कारण होता है, गाजर में कैरोटीन और चुकंदर में विटामिन, और देखिए कि मिर्च में कैप्सिन के कारण वो तीखापन होता है। वनस्पति को परागवैज्ञानिक किरण के दुष्प्रभाव से बचाने वाला लौरक फाइकोसाइनिन है, तो ये याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस जुड़ा हुआ है, तो ग्रीन हाउस जुड़ा हुआ है आपका C2O यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से। और देखिए कि ये ग्लोब पे गर्म कर देता है, ग्लोब को यानी पृथ्वी के तापमान में वृद्धि कर देता है, तो ये याद रखेगा। पृथ्वी भी एक हरित गृह की तरह कार्य करता है। पृथ्वी की हरित गृह गैस जो पृथ्वी के निचले वायुमंडल में पाई जाती है, पृथ्वी को एक कंबल की भांति लपेट रखती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, इसमें दिया गया है, देखिए, यह सौर विकिरण की आने वाली लघु तरंगों को तो आने देती है, परंतु पृथ्वी से लौटती दीर्घ तरंगों को अवशोषित कर लेती है। यह समायोजित ताप तरंगों को नियंत्रित रूप से पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष के बाह्य पटल में भेजती है। इससे पृथ्वी के ऊपर एक आवरण सा बन जाता है, जिससे पृथ्वी गर्म एवं रहने योग्य बनती है। इसे ही प्राकृतिक हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। मानव जनित हरित गृह गैस का उत्सर्जन प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ना है तथा तापमान में वृद्धि करना है। हरित गृह गैस में देखिए कि वातावरण में हरित गृह गैस का अर्थ उन गैसों से है जो प्राकृतिक या मानव जनित दोनों होती है। ये अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती है और पुनः छोड़ती है। हरित गृह गैस का यहाँ पे दिया गया है, देखिए कि CO2, मीथेन और N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और पेरिडोमेट जैसे इसमें सहायक है, और जलवाष्प भी आता है इसी के अंतर्गत। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। टमाटर देखिए कि
ऑक्जेलिक अम्ल एक डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसका रासायनिक सूत्र होता है C2H2O4 होता है। प्रमुख खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाला अम्ल दिया गया है, तो इमली और अंगूर में टार्टेरिक अम्ल होता है, संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल, सिरका एसिटिक अम्ल में होता है, और दही में देखिए कि इलेक्ट्रिक अम्ल होता है। दुर्गंध युक्त मक्खन में देखिए ब्यूट्रिक अम्ल, और सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल, और बिच्छू का डंक में आपका मेथाइल अम्ल हो जाएगा। इसमें देखिए कि ये बनाना है तो ये तो सूत्र पे भी बना सकते हैं लोग, AQ और BQ पे, और ऐसे भी बनाया जा सकता है AQ और प्लस BQ। यहाँ पे सूत्र दिया भी गया है तो इस पर भी आप बना सकते हैं, या बोडमास नियम पर। तो इसका राइट आंसर C हो जाएगा। ये देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता आपका अल्टमैन है, तो ये याद रखेगा। कोशिका द्रव में विभिन्न कोशिकाएं पाई जाती है, एक निश्चित कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसी का एक कोशिकांग है, तो ये याद रखेगा। माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, जिसका मुख्य कार्य श्वसन क्रिया को संपादित करना है। इसका खोज अल्टमैन 1890 में किए थे। अल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट और बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है, जो ATP के रूप में संचित होती है। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ATP देखिए कि 36 ATP अणु जो ग्लूकोज अणु के टूटने से बनते हैं, 34 ATP क्रेब्स चक्र के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में देखिए कि गोलाकार DNA और 70S राइबोसोम पाया जाता है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का लक्षण होता है। थोड़ा सा केंद्रक के बारे में देखिए, तो कोशिका के केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया। केंद्रक केंद्रिका का नियंत्रण केंद्र है, जैसे मनुष्य का मस्तिष्क होता है। कोशिका द्रव के बीच में एक बड़ा गोल और गाठी संरचना पाई जाती है, जिसे केंद्रक कहा जाता है। केंद्रक 4 भागों से बना होता है, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव और क्रोमेटिक जालिका और केंद्रिका इसमें पाया जाता है। देखिए कि गोल्जी का खोजकर्ता गोल्जी का ही है, कैमियो गोल्जी 1898 में। गोल्जी का मुख्य काम है मैक्रो मॉलिक्यूल्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लियर और इन सब का संग्रह और सरबराह कराना इसका काम है। यह ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का प्रमुख स्थल है। इसे कोशिका का यातायात प्रबंधन के नाम से भी जाना जाता है। राइबोसोम के बारे में देखिएगा तो राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन से बना संरचना है। इसका खोज पैलेट के द्वारा 1955 में की गई थी। इसे पैलेट कण के नाम से भी जाना जाता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। इसका निर्माण केंद्रक के द्वारा होता है। और देखिए कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या पाचन थैली बोला जाता है। आत्महत्या की थैली बोलने का तात्पर्य है ये कभी कभी अपना ही सेल को तोड़ना स्टार्ट कर देता है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला देखिएगा कि कोशिका में अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है और गुणसूत्र केंद्रक में पाया जाता है। लवक कोशिका का सबसे बड़ा अंग है। हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर बोला जाता है, क्योंकि ये भोजन बनाने में काम में आता है। इस प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए 77 नंबर। निम्नलिखित में से किसने बिजनेस एट ऑफ द रेट स्पीड ऑफ द थॉट पुस्तक लिखी है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया है और इसमें बिजनेस के बारे में बताया गया है, तो ये याद रखिएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जीव परजीवी पोषक युक्त दर्शाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरबेल, और अमरबेल को इंग्लिश में बोला जाता है कास्कुटा, तो ये याद रखेगा। अमरबेल एक तना परजीवी होता है जो आप वृक्ष पर देखे होंगे, एक लतर के जैसा। परजीवी ऐसा जीव है जो किसी अन्य जीव पर अपने पोषण के लिए निर्भर रहता है। इसमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता है। यह जिस पौधे पर चढ़ता है उसे खाने के लिए तैयार पोषक तत्व प्राप्त करता है। अमरबेल को पूर्ण स्तंभी परजीवी भी कहते हैं। परजीवी पौधे के शरीर का कोई भाग एक विशेष अंग में परिवर्तन हो जाता है, जिससे परजीवी मूल कहते हैं। परजीवी पौधे हिस्टोरियम द्वारा पोषक के शरीर में भोजन पदार्थ का अवशोषण करता है, ये याद रखेगा। अमीबा एक प्रोटोजोआ है जिसमें एकल कोशिका होता है, जो अपने भोजन को पकड़ने और निगलने के लिए कूटपाद यानी पदार्थ का उपयोग करता है। इसका आकार निश्चित होता है तथा इसके चारों ओर प्लाज्मोमेला नामक झिल्ली पाया जाता है। अमीबा में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है, तो ये याद रखेगा। जिसमें देखिए फफूंदी या कवक, इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। कवक पर्णहरित रहित और संवहन उत्तक रहित या केंद्र युक्त होता है। इसमें जनन प्राय बीजाणुओं द्वारा होता है। इसका शरीर सुकाय दृश्य होता है। ये परपोषित होता है, यानी कि अपना भोजन परजीवी या सहजीवी अथवा मृत जीवों की तरह व्यक्त करता है। म्यूकुलर और राइजोपोम और एंजियोस्पर्म काला फफूंदी, पेनिसिलिन नीले फफूंदी तथा हरे फफूंदी से प्राप्त होता है। न्यूरोपोरा देखिए कि लाल गुलाबी फफूंदी से, तो ये आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 79 नंबर।
अच्छा, इसमें थोड़ा सा और दिया गया है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी के अंतर्गत रखा गया है। कवक सूत्र की भित्ति कवक, सेल्यूलोज और काइटिन अथवा कैप्सूल से बनी होती है। नोस्टिक नीले हरे शैवाल में पाया जाता है और जो साइनोबैक्टीरिया की एक प्रजाति है। यह मुख्य रूप से मीठे पानी में स्वतंत्र रूप में रहने वाली कॉलोनिया के रूप में या चट्टानों से जुड़े हुए झीलों में पाई जाती है। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुष्पित पादप कौन सा है या भाग द्विगतित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा अंडा या डिम्ब हो जाएगा। देखिए कि युग्मन यानी शुक्राणु तथा अंड के मिलने से बनी संरचना द्विगुणिज यानी 2n होती है। पुष्पीय भाग देखिए कि अंडाणु यानी द्विगुणिज, पराग कोशिकीय अथवा अंडा डिम्ब और परागकण नर युक्त युग्म द्विगुणिज होता है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, सड़क पर कोई खड़ा है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम है। तो ये सी हो जाएगा, अनिश्चित वाचक है। कोई खड़ा है तो कोई बता नहीं रहा है कि कौन सा खड़ा है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व योजना आयोग का अब क्या कहलाता है? तो नीति आयोग कहा जाता है। नीति आयोग का इसी में हम लोग ऊपर देखे थे, तो यहाँ नहीं देखा जाएगा। इसके बाद देखिए कि 82 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 6 बार का सरलता रूप क्या हो जाएगा? तो इसका सरलता रूप आपका 5/3 हो जाएगा। यहाँ पे इसका निकाल भी दिया गया है, तो ये आसानी से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? तो मूल अधिकार देखिए भाग 3 के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मूल अधिकार अगर बात किया जाए तो 12 से लेकर 35 के बीच में आता है। मूल अधिकार का पहला कंसेप्ट ब्रिटेन के कुछ मजदूरों को दिया गया था, वहाँ से निकल के आया। मूल अधिकार हम लोग लिए हैं अमेरिका के संविधान से लिए हैं, और मूल अधिकार को भारत का मैग्नी कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आर्टिकल 21 जो है ये जीवन से संबंधित अधिकार इसमें है, तो ये याद रखिएगा। मूल अधिकार का अगर देखिएगा सुरक्षिता यानी कि इसका रक्षक के रूप में सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है, जो आर्टिकल आपका 32 के तहत 5 रिट जारी करके करता है, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है। तो ये सभी यहाँ पे दिया गया है, तो उसी को पढ़िएगा तो ये आ जाएगा। और मूल अधिकार में 6 आपका अधिकार आता है, समना का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और शारीरिक उपचार का अधिकार। देखिए कि जो मूल अधिकार था, संविधान लागू हुआ तो 7 था, इसमें से एक निकाल दिया गया, जो आपका देखिए कि आर्टिकल 31 है, उसे निकाल के अब वैधानिक अधिकार बना दिया गया है, आर्टिकल 300 के कम में रख दिया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिए, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो देखिएगा ये सी से आई एम गोइंग टू स्कूल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सेज दैट सी इज गोइंग टू स्कूल, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट। अगला क्वेश्चन 85 नंबर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तक का कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा विद्युत मोटर में। वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देता है उसे दिक परिवर्तन कहते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। देखिए कि विद्युत धारा के उत्क्रमित होने पर दो भुजाओं यानी कि AB और CD पर आरोपित बल की दिशा भी उत्क्रमित हो जाती है। इस प्रकार कुंडली की भुजा AB जो पहले अधोमुखित अकेली गई है, अब उपरखित अकेली जाती है, तथा कुंडली की भुजा CD जो पहले उपरिमुखित धकेली गई अब अधोमुखी धकेली जाती है। अतः ये आपको समझ में आ भी नहीं रहा, सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हम सोचते हैं कि जब आपको समझाएंगे प्रॉपर तरीका से तो वहाँ पे देखिएगा। जो एग्जाम के व्यू से ज़्यादा जरूरी है उसका हम यहाँ पे डिस्कशन कर देते हैं, लेकिन इसको जब तक हम अच्छा से नहीं समझाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 86 नंबर, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनपुर, जो कि छपरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। सोनपुर बिहार के सारण जिले में के अंतर्गत आता है। यह हर साल कार्तिक पूर्णिमा यानी नवंबर दिसंबर में लगता है। इसे हरिहर क्षेत्र के मेला के नाम से भी जाना जाता है। यह मेला 2 नदियों के संगम पे है, गंगा और गंडक के संगम पे। सोनपुर मेला का धार्मिक पहलू है हरिहरनाथ के मंदिर, गजगिरी की लड़ाई के स्थल और गंगा में कृष्ण पूर्णिमा गंगा स्नान। राजा कृषि महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। वाहन मेला उड़ीसा में है। और देखिए कि मेला माघी ये पंजाब में मनाया जाता है। आदि महोत्सव नई दिल्ली। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल और थावे मेला गोपालगंज बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 87 नंबर है, सुंदर शब्द का सही विपरीत शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा बदसूरत हो जाएगा। इसका उल्टा मतलब पूछता है, तो ये अब देखिए। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा चिनाब नदी पे बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के रिहायशी क्षेत्र में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है। यह इसकी ऊंचाई 359 मीटर ऊंचाई आर्क ब्रिज है। और चिनाब नदी सिंधु नदी के सबसे बड़ी नदी है, तो ये याद रखिएगा। भारत में इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदियाँ झेलम और रावी नदी हैं और ताबी नदी है, तो ये आप याद रखिएगा। यह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के समानांतर बहती है तथा किस्वतार और के निकट पीर पंजाल में गहरा गाज बनाती है। यह अखनूर के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। चिनाब नदी पर निर्मित महत्वपूर्ण जलधाराएं हैं बगिहार,
परियोजना, सलाल परियोजना और दुल्हनस्ती परियोजना। तो ये तीनों परियोजना आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 89 नंबर क्वेश्चन है, एक डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट क्या है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा Ctrl+N। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कुछ इसका शॉर्ट ये दिया गया है। तो देखिए Ctrl+A का अगर सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, Ctrl+B बोल्ड, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+E सेंटर, Ctrl+I इटैलिक, Ctrl+M मूव, Ctrl+N न्यू, Ctrl+F सेव हो जाएगा, Ctrl+V आपका पेस्ट हो जाएगा, Ctrl+A कट हो जाएगा, Ctrl+Y रीडू हो जाएगा, Ctrl+J अंडू, Ctrl+Z वर्तमान प्रोग्राम में फाइल मेन्यू विकल्प, और Ctrl+P मतलब प्रिंट हो जाएगा, Ctrl+Q या क्लोज हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि 15 व्यक्ति 35 बॉक्स को 7 दिनों में भर सकते हैं, तो कितने व्यक्ति उसी बॉक्स के 65 बॉक्सों को 5 दिन में भर सकते हैं? तो 90 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिएगा तो 39 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सूत्र दे दिया गया है, तो इस पर आसानी से आप बना लीजिए, और यहाँ पे बना भी दिया गया है। 91 नंबर क्वेश्चन है, वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही संधि विच्छेद आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, वेद प्लस उक्त हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है वेद। 92 के बाद 92 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे लोग, और इसमें पूछा जा रहा है पंजाब में परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की गई है वह है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ऊंची कृषि समृद्धि हो जाएगा। तो देखिए कि आपका जो हरित क्रांति सफल हुआ था, तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा दक्षिणी हिस्सा आ जाएगा। तो यहाँ पे कृषि देखिएगा कि आपका आय का प्रमुख स्रोत है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, रदरफोर्ड परिकलन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, हीलियम का नाभिक है। रदरफोर्ड ने परिकलन प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों के सोने की पतली परत से टकराया था, और यह सोने की पनी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी, तो ये याद रखेगा। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, अतः यह धन आवेशित होते हैं। चूंकि इसका द्रव्यमान 4u होता है, इसलिए इसे तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। रदरफोर्ड ने अल्फा कण परिकलन प्रयोग किया था, इसी के आधार पर निम्न परिमाण निकाला गया था। देखिए कि परमाणु के भीतर का अधिकांश भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाती थी, और बहुत कम कण अपने मार्ग में विक्षेपित होते थे, जिससे यह ज्ञात होता है परमाणु में धन आवेशित भाग बहुत कम है। बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, जिससे संकेत मिले हैं कि सोने के परमाणु का पूर्ण धन आवेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयनित में सीमित है। परमाणु देखिए कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी है। इस प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जो इस प्रकार है। परमाणु का केंद्र यानी नाभिक धन आवेशित होता है, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होती है, तो ये याद रखिएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, और इसे बीजगणित द्वारा 2010 से 20 में पूछा जा रहा है, तो ये करंट अफेयर अब आने का संभावना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 95 नंबर, सोनालिका एवं कल्याण सोना किस उच्च उत्पादन वाला किस में है? तो ये किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं का है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गेहूं शीतोष्णकटिबंधीय फसल है, जो रबी फसल में बोई जाती है। इसका औसत तापमान 10 डिग्री से 25 डिग्री एवं वर्षा 80 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। गेहूं की विभिन्न किस्में हैं, जिसमें देखिए कंचन, अनुराधा, टिकेलरा, राज 377, नीलगाय, पूसा, मालवीन, पूसा पेकट, पूसा किरण, सोनार 64, मैकरनी, मंगला, मालवा, कीर्ति, सोनालिका, ये सब है। गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। ट्रिक्लम एस्टिवा सर्वाधिक प्रयोग होने वाले प्रजाति है, इसे नरम गेहूं भी कहा जाता है। धान की किस्म देखिए तो लूना, श्रेणी, रोहिणी, पूसा 33, सरयू, कावेरी, अन्नपूर्णा, माही, सुगंधा, पुष्पा, सकेत, बासमती 370, ये सब आ जाएगा। मक्का की किस्म देखिए कि गंगा, और उसके बाद देखिए कि गंगा, सफेद 2, दक्कन, कामधेनु, पूसा, कंपोजिट 3, विजय, किसान, ये सब आ जाएगा। मक्का को अनाजे की रानी कहा जाता है, तो ये याद रखेगा। इसमें प्रोटीन को जेन कहा जाता है। जई का देखिए कि इसका उपयोग अनाज, पशुओं के दाने के और हरे चारे के रूप में किया जाता है। यह ग्लूटीन मुक्त होता है। इसकी प्रजातीय एवन इटाइवा एवन स्टिलिन होता है, तो ये याद रखेगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, सहकार्य आयोग बनाया गया था, तो सहकार्य आयोग केंद्र और राज्य के संबंध का पुनर्लोकन करने के लिए बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 96 का। 1983 में इसका गठन किया गया था, तो ये याद रखेगा। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1958 में सौंपी। आयोग में अपनी केंद्र राज्य संबंधों की सुधार की दिशा में 243 सिफारिशें प्रस्तुत की। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण सिफारिश था, तो ये याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के कान की बाहरी हिस्से को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका बी होना चाहिए, कर्ण 1 होना चाहिए। तो 97 का देखिएगा, 97 का राइट आंसर सी है, कर्ण आपका 1 नहीं है, कर्ण पलव है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा।
कान मानव शरीर की ज्ञानेंद्रिय अथवा 5 संवेदिक जैसे कि नेत्र, कर्ण, नासिका, त्वचा, जिह्वा में से एक है। इसका कार्य श्रवण ज्ञात करना और शरीर को संतुलित बनाए रखना है। कान को 3 भागों में विभक्त किया गया है, बाह्य कर्ण और मध्य कर्ण और अंतर कर्ण। बाह्य कर्ण 2 भाग होते हैं, कर्ण पलव और बाह्य कर्ण के कुहर। ये पिन ध्वनि तरंगों को एकत्रित करने में सहायता देता है तथा कान की रक्षा करता है। ध्वनि तरंगें बाह्य कर्ण कुहर से होकर टिप्पणिक कला अर्थात कान के पर्दे तक पहुंचती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कान में ही पाई जाती है, तो ये याद रखेगा, ये क्वेश्चन बार बार आता है। 98 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को, तो ये याद रखेगा। थोड़ा सा यहाँ पे तिथि दिया गया है, देख लिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। देखिएगा विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी, विश्व आंध्र दिवस 2 फरवरी, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस आपका 5 दिसंबर, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आपका 8 सितंबर हो जाएगा और विश्व युवा दिवस 12 अगस्त और विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, रूस में ड्यूमा क्या है? तो ड्यूमा क्या है जी? तो ये संसद का नाम है, तो ये याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रूस से अगर संबंधित अगर क्वेश्चन देखा जाए तो रूस दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से देश है और रूस ऐसा ऐसा देश है कि 2 महाद्वीपों में पड़ता है, यूरोप में भी और एशिया में भी, तो ये याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा यहाँ पे संसद का नाम दिया गया है, तो एक नज़र में देख लिया जाए। भारत के संसद हो जाएगा, रूस का ड्यूमा हो जाएगा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा का पार्लियामेंट, यूएसए का कांग्रेस, जापान का डायट हो जाएगा, मालदीव ईरान का मजलिस हो जाएगा, फ्रांस पाकिस्तान का नेशनल असेंबली हो जाएगा, मिस्र का पॉपुलर असेंबली हो जाएगा, अफगानिस्तान का शूरा, बांग्लादेश का जातीय संसद, इजराइल का सेनेट और मंगोलिया का कुरल, पोलैंड का सोजियम, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत, चीन का आपका नेशनल पीपल कांग्रेस हो जाएगा, भूटान का तुर्सुगुंडू हो जाएगा, तुर्की का ग्रैंड नेशनल असेंबली, ताइवान का युआन, स्पेन का कॉटेस और डेनमार्क का फुलकेटिंग और स्विट्जरलैंड का फेडरल असेंबली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और इसमें का अंतिम क्वेश्चन है, देखिएगा, टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा था, तो निर्धन से निर्धन के समान हो, यानी कि अपनी जो उसका समाधि है एकदम निर्धन के जैसा रखना है, तो इसका राइट आंसर ये सही हो जाएगा। देखिए कि लियो टॉल्स्टॉय रूसी लेखक और दुनिया के महान उपन्यासकारों में से एक थे। इनकी 2 सबसे लंबी कृतियाँ वॉर एंड पीस और अन्ना करेनिया है। द डेथ ऑफ इवान एलिचिन को आमतौर पर उपन्यास के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक माना जाता है। बुराई के प्रति अप्रतिरोध के उनके सिद्धांत का गांधी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। उन्होंने मूल लोगों के खिलाफ अभियान में भाग लिया और उनके तुरंत बाद क्रीमिया युद्ध देखिएगा में भी भाग लिया था। उनके बाद उन्होंने सेना से इस्तीफा दे दिया। महात्मा गांधी टॉल्स्टॉय से अत्यधिक प्रभावित हुए और महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की। 1910 में जर्मनी शिल्पकार और मित्र कल्याण बाकी सहायता से किए। टॉल्स्टॉय ने अपनी मृत्यु से पहले कहा था कि उनकी समाधि निर्धन से निर्धन व्यक्ति के समान बने, उनके मृत्यु पर किसी का भाषण न हो। तो इस प्रकार देखिएगा कि यहीं पे यह समाप्त हो रहा है 100 क्वेश्चन का। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए अगर अच्छा लगे तो इसी के साथ समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।